जो अंग हैं और जो संस्थात्मक व्यवस्था है उसको हम आगे बढ़ाएं। ठीक है, संसदात्मक व्यवस्था। संसदात्मक व्यवस्था हमने ये पहले वाले वीडियो में ये पढ़ा था कि भाई संसदात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं। एक सामान्य रूप से वापस उसको बता देता हूं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सरकार के तीनों ही अंग, ये सरकार के तीनों ही क्या है, अंग। तीनों ही अंग। ठीक है, अभी जो सरकार के तीनों ही अंग है, अब इसी से ही अपने हमारे देश में है जो संसदात्मक व्यवस्था अपनाई गई। अब संसदात्मक व्यवस्था का सामान्य रूप से सीधा सा तात्पर्य ये जो ये व्यवस्थापिका और कार्यपालिका है ये मिलजुल कर काम करें, यानी इन दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाए। घनिष्ठ संबंध, घनिष्ठ संबंध होगा तो वो सीधी सी बात है, मिलजुल कर कार्य करेंगे तो वो कार्य के अंतिम नतीजे तक पहुंच पाएंगे। तो संसदात्मक व्यवस्था को जब हम परिभाषित करते हैं तो सीधी सी बात है कि जिस व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाता है तथा न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कार्य करती है। न्यायपालिका है वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कार्य करती है। ऐसी व्यवस्था को अपन क्या बोलते हैं, संसदात्मक व्यवस्था। अब संसदात्मक व्यवस्था में सबसे पहला जो अपन लेंगे टॉपिक वो लेंगे व्यवस्थापिका। आखिर व्यवस्थापिका क्या होती है? व्यवस्थापिका भारतीय संविधान में व्यवस्थापिका को भारत की संसद का नाम दिया गया, यानी जो व्यवस्थापिका है वो भारत की क्या है, संसद है। अब सीधे सा तात्पर्य, जब व्यवस्थापिका भारत की संसद है तो अपन बात किसकी करेंगे, संसद की। अब संसद में मुख्य रूप से दो अंग होते हैं, एक होती है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। दो होते, और तीसरा अंग एक संवैधानिक आधार पर कोई कानूनी प्रतिवेदन है तो वो राष्ट्रपति भी माना जाएगा। ठीक है ना, तो कुल मिला के अपन सदन है, सदन तो दो ही होंगे लेकिन जो अंग का आधार है वो तीन होंगे। अगर पूछा जाए संसद के अंग कितने हैं तो तीन, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अगर पूछा जाए कि संसद के कितने सदन हैं तो दो, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। अक्सर यहाँ पर कंफ्यूज होता है इस बात को लेकर कि बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं कि संसद के तीन अंग हैं क्या, दो अंग तीन है और सदन दो है। आपने देखा या लोकसभा का सदन बुला जाएगा या राज्यसभा का या संयुक्त सदन, लेकिन जो राष्ट्रपति है वो संयुक्त सदन बुलाता है, उसमें प्राथमिकता कौन लेता है, राष्ट्रपति बुलाता है तो राष्ट्रपति को शामिल किया गया है। इसीलिए अंग तीन है और सदन दो है। यहाँ लोकसभा है वो एक लोकप्रिय सदन है। ठीक है, लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं, लोकसभा को जनता का सदन भी कहते हैं और लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है। जबकि राज्यसभा है वो स्थायी सदन है, राज्यों का सदन है। ठीक है, और ये उच्च सदन है। ठीक, राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती। लोकसभा को समय अवधि से पहले भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, लोकसभा को भंग किया जा सकता। अब सीधी सी बात है, नॉर्मल वे में ये प्रश्न पूछा जाता है भाई लोकसभा के सदस्यों को किस नाम से पुकारा जाता है या राज्यसभा के सदस्यों को किस नाम से पुकारा जाता है, तो सीधा सा तात्पर्य संसद के सदस्य, और संसद के सदस्यों को क्या बोलते हैं, सांसद। क्या बोलते हैं, सांसद। तो सीधा सा तात्पर्य हो गया कि जो सांसद हैं वही सदस्य किसके होंगे, लोकसभा के, और वही सदस्य किसके होंगे, राज्यसभा के। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं संसद के सदस्यों को सांसद कहा जाता है या लोकसभा के सदस्यों को भी सांसद कहते हैं और राज्यसभा के सदस्यों को भी सांसद कहते हैं। अब
दोनों को साथ में लेकर चलेंगे अपन थोड़ा सा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की अगर योग्यता की बात करें अपन, दोनों की योग्यता की बात करें तो नॉर्मल देख लीजिए आपको, यहाँ लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो कार्यकाल होगा वो आपका कितना होगा, 25 वर्ष। भाई वो तो शर्तें वो भारत का नागरिक हो, ठीक है ना, वो सांसद बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन मेन चीज यहाँ पर होती है कार्यकाल, और कितनी ही अवधि में वो अपने पद को ग्रहण कर सकता है। तो लोकसभा में है तब तो क्या होगा, सीधी सी बात है 25 वर्ष। अगर वो राज्यसभा का है तो उसमें क्या हो जाएगा, 30 वर्ष। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब दूसरी बात ये है कि ये तो समय अवधि क्या है, मेंबर बनने के लिए कोई भी इतनी आयु में उस पद को प्राप्त कर सकता है, लेकिन ध्यान उस पद पर उसका कार्यकाल कितना होगा। अगर लोकसभा में वो व्यक्ति है तो वो 5 वर्ष तक कार्य करेगा। कितने वर्ष तक करेगा, 5 वर्ष। और राज्यसभा में है तो वो कितने वर्ष कार्य करेगा, 6 वर्ष। लेकिन संविधान में उल्लेख नहीं है 6 वर्ष का, ध्यान 6 वर्ष है उसका संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है, संविधान में इसलिए नहीं है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में यह कहा गया था कि राज्यसभा की जो अवधि है, कार्यकाल है, वो लोकसभा पर निर्भर होगा, यानी लोकसभा संसद जो डिसीजन लेगी वही कार्यकाल निर्धारित किया गया। तब इसमें यह कहा गया कि राज्यसभा के सदस्य 1/3, राज्यसभा के सदस्य 1/3 सदस्य हैं, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में है वो अपने पद को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अपना पद है उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, यानी 2 वर्ष के बाद 1 तिहाई। अब देखो 1 तिहाई, 1 तिहाई प्लस 1 तिहाई प्लस 1 तिहाई, यानी 2 वर्ष 2 वर्ष 2 वर्ष, कुल कितने हो गए, 2 2 4 2 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष हमने आधार मान लिया। लेकिन संविधान में क्या उल्लेख है कि राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य है वो अपने पद को त्यागेंगे। अब वो त्याग रहे तो वो रोटेशन चलता रहता है, और रोटेशन वो चलता रहेगा तो क्या हो जाएगा कि वो स्थायी रहेगा, और स्थायी होगा तो उसको फिर विभाजित कोई नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना, क्लियर स्पष्ट कर रहा हूं मैं आपके सामने। राज्यसभा का कार्यकाल गहराई से प्रश्न पूछा जाता है। जब आपको नॉर्मली प्रश्न पूछा गया है भाई कार्यकाल कितना, 6 वर्ष का ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन में ये दिया गया है ये सब, तो ध्यान रखना, पहले प्राथमिकता इसको ध्यान, इस बात का ध्यान रखना। राज्यसभा का कोई कार्यकाल है वो निर्धारित नहीं किया गया, केवल ये कहा गया है कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अपना त्याग पत्र देंगे। तो अपने उस हिसाब से अपने आधार मान लिया कितना, 6 वर्ष। बाकी ये पूरा का पूरा कार्य जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत लोकसभा पर निर्भर किया गया है कि लोकसभा जो निर्धारित करेगी कार्यकाल वही निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार से ये कार्यकाल की बात है। ये मेन जो बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं जो अपने वास्तविक रूप से समझनी जरूरी है। अब लोकसभा और राज्यसभा में थोड़ा सा एक ही अंतर है कि जब लोकसभा की बातें करते हैं अपन, तो ये अपन दिमाग में ये आता है कि लोकसभा वास्तविक आधार पर इसके सदस्य क्या कितने हो सकते हैं, अधिकतम कितने हैं, वर्तमान में कितने हैं। तो ये थोड़ा सा आपको बता देता हूं। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है वो 552 निर्धारित की गई। अब ये निर्धारित कैसे होता है ये भी ध्यान रखना। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भाई ये जनसंख्या आप अपने मन से लिख रहे हो या संविधान में लिखा गया, या संविधान में लिखा गया तो प्रूफ क्या इसका। तो इसका प्रूफ है 2001 की जनगणना। कई बार 11 की भी मानी जाती है, लेकिन 1 का एवरेज सही रहता है। 11 की भी मान लीजिए आप, कोई बात नहीं, दोनों का लगभग सेम ही, थोड़ा पॉइंटों का फर्क है। अब इसमें क्या है, अधिकतम संख्या है जो लोकसभा की अधिकतम संख्या है वो है 552। ठीक है, अब 552 में से 2 आधार किए गए। एक तो क्या है, निर्वाचित सदस्य, और दूसरा है मनोनीत सदस्य। निर्वाचित सदस्य है वो थोड़ा सा दिमाग में रखना। मनोनीत लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को करता है, मनोनीत सदस्य है वो राष्ट्रपति करता है और 2 सदस्यों को, और ये 2 सदस्य कौन, आंग्ल भारतीय। क्या कहा गया, आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय का मतलब इंग्लिश में कह सकते हैं एंग्लो इंडियन। इसको परिभाषित करेंगे अपन, क्या है ये शब्दार्थ, इसकी मीनिंग क्या है। 2 सदस्य मनोनीत करेगा। अब 2 सदस्य मनोनीत करेगा तो सीधी सी बात है, निर्वाचित कितने हो जाएंगे, 550 सदस्य। ये तो अधिकतम।
ठीक है। अब वर्तमान की कंडीशन में आते हैं, प्रेजेंट है। वास्तव में अभी क्या रियल स्थिति है, तो अभी वर्तमान में सदस्य है वो कितने, 545। ठीक है, 545 में से जो वास्तविक रूप से मनोनीत है वो 2 सदस्य। इसमें एक सदस्य में विवाद हुआ था थोड़ा सा, ठीक है ना, लेकिन वो प्रमाणिकता के आधार पर वो सेट हो गया पूरा का पूरा। 2 सदस्य और जो निर्वाचित सदस्य हैं वो हो जाएंगे आपके 543। यानी वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, 545। ठीक है। उसी प्रकार राज्यसभा में आप आओगे तो राज्यसभा में यही आधार है, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, 250। ठीक है, और ये अधिकतम है। अधिकतम के आधार पर हम निर्वाचित सदस्य हैं, वो निर्वाचित सदस्य इसमें है बेटा 238, और मनोनीत सदस्य हैं वो हो जाएंगे अपने 12 सदस्य। कला, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान में जो परिपूर्ण होते हैं वो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, इस प्रकार से ये अधिकतम हो सकता है। लेकिन वर्तमान में इसकी भी सदस्य संख्या कितनी है, 245, और 245 से आप मान सकते हैं 12 मनोनीत हो रहे हैं तो 233 सदस्य हैं वो क्या हो जाएंगे, निर्वाचित हो जाएंगे। अब एक प्रश्न यहाँ पर उभर कर सामने आता है, कई बार प्रश्न आता है हर कंपटीशन और 12वीं में भी एक बार पूछा गया था कि संसद में कुल कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। तो संसद में लोकसभा में कितने हो रहे हैं, 2, राज्यसभा में कितने हो रहे हैं, 12, तो कुल कितने हो गए, 14। ठीक है, अगर वो पूछा जाए तो कुल हो जाएंगे 14, लोकसभा का पूछा जाए 2, तो राज्यसभा का पूछा जाए तो 12। ठीक है, आगे